एक और बहुत मेजर कंसर्न, मतलब बहुत इस चीज़ की दुविधा में रहते हैं लोग कि जो फ्री विल होती है, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी की फ्री विल में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उसको लेके अक्सर माता पिता के साथ बच्चों की बहुत तू मैं होती है, जिसमें उनको लगता है कि नहीं, अब मैंने जो सोच लिया वही होना चाहिए। और दूसरा, पेरेंट्स की साइड से ये हो जाता है कि उनको लगता है जो हम इसको सिखाना चाह रहे हैं ये वैसे क्यों नहीं करा, हम इसको गलतियों से बचा लेंगे। तो ये दोनों जो एक मतलब जो दोनों के व्यू पॉइंट्स हैं, उन दोनों चीज़ों में ये हो जाता है कि बच्चों को लगता है वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और बड़ों को लगता है कि बच्चे ऐसे नहीं करेंगे तो हमेशा उनको नुकसान होगा, इससे पहले कि वो एक ही बार में सफल हो जाएं। तो उस चीज़ को बच्चे या युवा अपना कैसे हैंडल करें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी इंसान के अंदर इतनी लाइट खुद ही है कि वो अपना गाइडेंस खुद ही ढूंढ सकता है। और पेरेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि हमें इस बच्चे के भविष्य को निर्माण करना है। खलील जिब्रान इसी बात को कहते हैं कि आपके बच्चे आपके थ्रू आए ज़रूर हैं, लेकिन वो आपके बच्चे नहीं हैं, यूनिवर्स के वो लाइट्स हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। एक चाइल्ड के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि वो बच्चे को ही गाइड कर सकता है, युवा के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है। लेकिन होता यह है कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो कि एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी गलत दिशा में चली जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी। यूरेनियम के क्रिस्टल्स वो एटम बम बन जाएंगे, और सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर बन के बिजली पैदा करेंगे। तो पेरेंट्स की बात को सुनी तो ज़रूरी है, लेकिन अपने अंदर इतनी करेज भी होनी चाहिए कि आप अपने हार्ट को फॉलो कर सकें, क्योंकि आपके हार्ट में क्या है वो सिर्फ आपको पता है। और अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे तो ही आप एक्सेल कर पाएंगे इस लाइफ में। हो सकता है कई बार असफलता मिले, हो सकता है कई बार गिरना पड़े, लेकिन हर गिरना, हर असफलता एक फीडबैक है जो कि आपको कुछ सिखाती रहती है। और सेकंड थिंग, खुद का ऑडिट होना चाहिए रोज कि क्या मैं जिस काम को करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ उसके नज़दीक जा रही हूँ, क्या मेरा रास्ता सही है। बार बार कोशिश इसी की करनी अपने पाथ की। और जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ भी गूगल मैप की तरह है। अगर आपने एक रास्ता गलत चूज़ कर लिया तो कोई बात नहीं है, लाइफ आपको फिर से दूसरा रास्ता दिखा देगी अपने गोल तक पहुँचने के लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको अपने गोल को रोज़ इम्बॉडी करना है, सुबह और शाम, और अपने गोल को सही से सेट करना है। ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आप पेरेंट्स की एडवाइस को लें, डिसरिस्पेक्ट ना करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को, अंतरात्मा की आवाज़ को, उसको भी इग्नोर ना करें। सो ऐसे ही कोई भी स्टेप लेने से पहले हमारे दिमाग में इतनी सारी आवाज़ें होती हैं, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, तो और अपनी भी एक आवाज़ होती है जो मुझे पता है कि हमारी, हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट, बट इतनी सारी आवाज़ों के बीच में वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो उसको कैसे और बुलंद करें अपनी आवाज़ को, और उस इन सब एक्सटर्नल थॉट से कैसे बाहर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से, किसी काम को करने से जो रोकती है, रिसर्च ये कहता है, एंटरप्रेन्योर्स पे किया गया, उनसे पूछा गया नंबर 1 थिंग जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उन लोगों ने बताया कि फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर से क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और उसके कारण, डर के कारण जो है, हम एनालिसिस करने लगते हैं, एंग्जाइटी आती है, और एनालिसिस के कारण पैरालिसिस होती है। तो फियर को हटाना बहुत ज़रूरी है। इसका रूट फियर है, और फियर को हम कैसे हटाएं ये हमें समझना पड़ेगा। तो जो फियर है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फियर आखिर है क्या, किस चीज़ का डर आपको लग रहा है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो डर मृत्यु का ही है। मेरे नेम का डेथ, मेरे फेम का डेथ, मेरे पब्लिक इमेज का डेथ, मेरे एज का, मेरे यूथ का डेथ, मेरे इंजॉयमेंट का डेथ। लोग क्या कहेंगे, जो मेरा पब्लिक इमेज है उसकी डेथ हो गई। तो पत्री जी इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी फियर लाइफ में है, दे आर नथिंग बट फियर ऑफ डेथ ओनली। इसलिए आपको मृत्यु के नज़दीक जाना चाहिए। इसलिए स्टीव जॉब्स रोज अपनी मृत्यु को इमेजिन करते थे कि मैं मर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सच है जो कि एकमात्र सच दुनिया का है, और इससे जितना आप भागोगे उतना ही ज़्यादा परेशान रहोगे। इसलिए सबसे पहले मृत्यु के नज़दीक जाना है, इसको समझना है, स्वीकार करना है
कि मृत्यु एक रेस्ट है। चलते चलते अगर हम थक गए, रास्ते में गाड़ी पुरानी हो गई, कुछ भी हो गई, तो ये एक रेस्ट है जिसमें कि हम फिर से खुद को रिन्यू कर सकें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, फियर को हटाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पैशन। जिस काम को करने के लिए आपके अंदर अगर धुन है, अगर बेचैनी है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको सफलता मिलेगी या कब मिलेगी। आपको इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि आपने इस काम के लिए अपना 100% दिया या नहीं। तो पैशन एंड सेकेंड थिंग फियर ऑफ व्हाट, इसको डिस्कवर करो खुद से। जब तक आप यहाँ ना पहुँच जाओगे, इट इज़ नथिंग बट फियर ऑफ डेथ इटसेल्फ। सर आजकल बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत चर्चित है युवाओं के बीच में, बहुत ज़्यादा चर्चित है। उसमें एक टर्म्स आता है मैनिफेस्टेशन का, तो वो क्या है? वो फिलॉसफी है, कोई साइंस है? मैनिफेस्टेशन की आपने जो बात करी, हमारे ब्रेन में बहुत सारी पावर्स हैं। उसमें से एक पावर ये है कि हमारा ब्रेन अपनी रियलिटी को खुद से क्रिएट करता है। तो मैनिफेस्टेशन सच है या गलत है ये मैं नहीं कहूँगा, बट यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। जो भी आपके लाइफ के रिजल्ट्स हैं, वो सारे रिजल्ट आपकी ब्रेन से, आपके वाइब्रेशन और आपकी कॉन्शियसनेस से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इसको ऐसे समझो कि आपके अंदर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और जो भी आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस देख रहे हो वो एक प्रोजेक्टर की तरह आपकी सोल से प्रोजेक्ट हो रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि मैनिफेस्टेशन हम किसे कहते हैं। आजकल मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन है कि हम वो मिले हमें जो हम चाहते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस ना मिले या कम मिले जिसे कि हम पसंद नहीं करते हैं। और ये तब होगा जबकि हमें अपनी वाइब्रेशन पे कंट्रोल होगा, और वो तब होगा जब हम अपने थॉट और इमोशंस के मास्टर बनेंगे, और वो तब होगा जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस को समझेंगे, उसकी कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। और इसका एक तरीका है मेडिटेशन। हम अपने दिमाग में एक आइडियल सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि हमें ऐसा होना है, हमें ऐसा होना है, हमें ऐसा होना है, बट हम खुद की ही एक्सपेक्टेशंस को पे खरा नहीं उतर पाते, तो हम डिसअपॉइंटमेंट महसूस करते हैं। उससे कैसे डील? देखिए, बड़ी बात यह है कि जब हम बाहर देखते हैं वहाँ दुख है, और जब हम अपने अंदर देखते हैं तो वहाँ शांति है, रिलैक्सेशन है। जीवन दो तरह की यात्राओं का बना हुआ है। एक तो वो जो कि बाहर की जर्नी है, जहाँ पे हमें जॉब मिलता है, हमारी शादी होती है, हमारा डाइवोर्स होता है, हम अमीर बनते हैं, सफलता मिलती है, बिजनेस में कोई धोखा देता है। और जब इन एक्सपीरियंसेस के सहारे हम ये मान लेते हैं कि सारे एक्सपीरियंसेस झूठ हैं, हर जगह हमें धोखा ही मिलेगा, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, हमें अंत में रोना ही है, तो हम कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं और वहाँ से अंदर की यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये नेचुरल है, ये पहला स्टेज है कि हम अपनी सेल्फ इमेज को किसी की तरह बनाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब एक छलावा है, उसके बाद हमारे अंदर की जर्नी स्टार्ट होती है, और उसके बाद हम फ्लो के साथ बहते हैं। हम वो ढूंढते हैं जो कि शाश्वत है, जो कि सच है, वो ढूंढते हैं जो कि हमसे कभी लिया नहीं जा सकता। क्योंकि हमारी इमेज क्या है, वो माइंड का एक कंस्ट्रक्ट है, और जो भी छलावा है वो कहीं ना कहीं एक दिन मिट ही जाना है। लेकिन हमारी आत्मा, हमारी चेतना हमारे साथ रहती है। तो बस इस बात की जागृति कई बार हमें इस ट्रैप से फ्रीडम दे देती है। हम अपने दिमाग में एक आइडियल सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि हमें ऐसा होना है, हमें ऐसा होना है, हमें ऐसा होना है, बट हम खुद की ही एक्सपेक्टेशंस को पे खरा नहीं उतर पाते, तो हम डिसअपॉइंटमेंट महसूस करते हैं। उससे कैसे डील करें? बड़ी बात यह है कि जब हम बाहर देखते हैं वहाँ दुख है, और जब हम अपने अंदर देखते हैं तो वहाँ शांति है, रिलैक्सेशन है। जीवन दो तरह की यात्राओं का बना हुआ है। एक तो वो जो कि बाहर की जर्नी है, जहाँ पे हमें जॉब मिलता है, हमारी शादी होती है, हमारा डाइवोर्स होता है, हम अमीर बनते हैं, सफलता मिलती है, बिजनेस में कोई धोखा देता है। और जब इन एक्सपीरियंसेस के सहारे हम ये मान लेते हैं कि सारे एक्सपीरियंसेस झूठ हैं, हर जगह हमें धोखा ही मिलेगा, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, हमें अंत में रोना ही है, तो हम कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं और वहाँ से अंदर की यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये नेचुरल है, ये पहला स्टेज है कि हम अपनी सेल्फ इमेज को
किसी की तरह बनाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब एक छलावा है, उसके बाद हमारे अंदर की जर्नी स्टार्ट होती है और उसके बाद हम फ्लो के साथ बहते हैं। हम वो ढूंढते हैं जो कि शाश्वत है, जो कि सच है, वो ढूंढते हैं जो कि हमसे कभी लिया नहीं जा सकता। क्योंकि हमारी इमेज क्या है, वो माइंड का एक कंस्ट्रक्ट है और जो भी छलावा है वो कहीं ना कहीं एक दिन मिट ही जाना है। लेकिन हमारी आत्मा, हमारी चेतना हमारे साथ रहती है। तो बस इस बात की जागृति कई बार हमें इस ट्रैप से फ्रीडम दे देती है। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ कि जो हम बात करते हैं कि सेल्फ लव होना चाहिए, पर अक्सर लोग फिर भी एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते हैं। उनको लगता है कि नहीं, आई लव माई सेल्फ, मेरे को अच्छा लगता है मैं कैसे दिखते हूँ या कोई भी और चीज़ अपने बारे में, बट फिर भी वो बाहर जाते हैं और किसी और से पूछते हैं कि क्या हम सही लग रहे हैं। तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे लोग? देखिए, पहली बात ये समझिए, एक बच्चे को देखिए, कभी उसे अपने एक्शन पे, अपने चेहरे पे या अपनी किसी चीज़ पे डाउट नहीं होता। वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन ये परफेक्शन जब हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं मिट जाती है। वो आज भी मौजूद है, आज भी हम परफेक्ट हैं, लेकिन इसके ऊपर एक धूल सी पड़ गई है। धूल हमारी आंखों पे है, हमारी बुद्धि पे है, जो कि ये कहता है कि हमें दूसरे की तरह बनना है, हमें बाहर भागना है और हम अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरों के साथ, दूसरे क्या कहेंगे। लेकिन जिस समय हम अपने अंदर की परफेक्शन को ढूंढना शुरू करते हैं, खुद को ये रिमाइंड करना शुरू करते हैं कि मैं तो ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, क्योंकि गॉड उसने मुझे बनाया है। वो एक ऐसा क्रिएटर है जहाँ की कोई मिस्टेक्स नहीं है। कई बार जीवों की सभ्यता यहाँ से खत्म हो गई और फिर से वो आ गई। वाटर साइकिल का इम्बैलेंस हुआ, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। कॉस्मोस, इस वर्ड का मीनिंग ही ऑर्डर है। तो जब इस सिस्टम ने मेरा निर्माण किया है तो वो मुझे इम्परफेक्ट कैसे बना सकता है? अगर इस सिस्टम को किसी दूसरे आइंस्टीन की ज़रूरत पड़ती, किसी एडिशन की ज़रूरत पड़ती, किसी पिकासो की ज़रूरत पड़ती, तो 2 नहीं 4 बना सकता था। लेकिन हर एक इंसान अलग है और हर एक दिन अलग है। इसका रीज़न ये है कि गॉड ने हमें किसी खास काम के लिए बनाया। और जब हम इस तरह से अपने परफेक्शन पे यकीन करना शुरू करते हैं, यही वो मोमेंट होता है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं कि आखिर मैं किस काम के लिए बना हूँ, मेरे में क्या स्पेशलिटी है। और जब हम उस स्पेशलिटी को लेकर आना शुरू करते हैं, ये सारे डाउट, ये सारी चीज़ें, सारे कंपैरिजन गायब हो जाते हैं। इससे एक और क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है, बट जब हम मेडिटेशन की भी बात करते हैं, लोग को समझ आता है मेडिटेशन करेंगे मैनिफेस्टेशन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो वो अपना एक दिमाग में एक गोल बना लेते हैं कि अगर मैं इतना मेडिटेट करूँगा, ऐसे मैनिफेस्ट करूँगा तो मेरे पास ऑडी होगी, अभी तब भी उनकी चीज़ें मटेरियल पे आके रुक जाती हैं। तो उससे आगे कैसे बढ़ना है कि सिर्फ मटेरियल पे नहीं रुकना है, और कि आपको समझ आनी चाहिए कि आपको लाइफ में सिर्फ मटेरियल को छोड़ के बाकी जो आपकी खुद की जो आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या ह्यूमन रेवोल्यूशन जो आप करना चाहते हो, वो आप कैसे कर सकते हो? मैंने पत्री जी से एक बार पूछा था कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए क्या? उन्होंने बोला डेफिनेटली तुम्हें करना चाहिए, बिल्कुल जाओ करो। जब मैं करके आया, मैंने बोला कि कुछ ऐसा पता नहीं चला, कुछ तो खास मज़ा नहीं आया इसमें, तो कि मैं तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानता था, मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस थे। तो उन्होंने बोला कि 2 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। एक तो ये कि आपको कोई एक्सपीरियंस आया और एक एक्सपीरियंस नहीं आया। जब एक्सपीरियंस आया तो आपको पता चलता है कि आगे क्या करना है, और जब एक्सपीरियंस नहीं आया तो आपको ये समझ में आया कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो उसका सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका मन कहता है, पहले उसे अचीव करने की कोशिश करो। जो भी गोल आपने सेट किया है उसको डिले मत करो, पहले अचीव करो। और जब आप एहसास करोगे कि ये जो मटेरियल गोल हैं ये मुझे खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, ये मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रहे हैं, मेरे लाइफ में कोई मीनिंग नहीं आ रही है, ये वो मोमेंट होगा जबकि अंदर से आवाज़ उठेगी, तो आखिर मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन कैसे आएगी, आखिर मेरे लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी। और ये वो तरीका होगा, क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि जब आप $10,000 से ज़्यादा कमाते हो तो उसके बाद पैसा आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है हैप्पीनेस को ऐड करने में। पैसा सिर्फ एक मीडियम है जो कि आपको वो बनाता है जो आप हो और उसको और ज़्यादा उठाता है। तो देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड दिस मटेरियल थिंग्स। और ये वो दिन होता है जब आप सेल्फ इंक्वायरी करते हो और सेल्फ इंक्वायरी के सहारे आपके सोल के अंदर जो इम्प्रिंट्स हैं, जो विजडम है,
वो खुलने शुरू हो जाते हैं। आजकल इतना कंपटीशन है, एवरीबडी वांट्स कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, मेरे को इतना ये कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मेरे को ये जॉब चाहिए, मैं इतना पैसे कमाऊंगा, मेरे को अपनी फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्ड होने लगती है। तो इस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से कैसे बाहर आया जाए? देखिए, मैंने कहा 2 तरह की रेस है। एक है चूहे की दौड़। इस रेस में अगर आप कभी जीत भी जाएं तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और इसी रैट्स रेस में बहुत सारे लोग आज पड़े हुए, 99.9% लोग। नतीजा ये होता है कि वो उस दौड़ में कई बार जीत भी जाते हैं, कई बार हार भी जाते हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में उन्हें दुखी होना पड़ता है। तो जब जब हम वर्ल्ड से एक्सपेक्ट करते हैं तब तब निराशा है, दुख है, अशांति है। लेकिन एक और रेस हो सकती है, एक और कंपटीशन हो सकता है जो कि खुद से है। कि जब आप खुद से एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, जब आप ये समझते हैं कि नहीं, मुझे जो काम करना है वो खुद के लिए करना है, खुद को ही इम्प्रूव करना है, और जो मैं अपेक्षा रखूँगा वो दुनिया से, वर्ल्ड से नहीं, खुद से ही एक्सपेक्ट करूँगा। ये वो क्षण होता है, आप स्ट्रेस से बाहर निकल रहे होते हैं। एंग्जाइटी आपको छू भी नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब आप खुद से एक्सपेक्ट करते हो तो ये सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो एंगर इश्यूज से डील कर, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर इरिटेट हो जाते हैं। मम्मा ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, तोड़ फोड़ कर दी। उससे भी बहुत लोग बाहर आना चाहते हैं। बहुत लोगों को पता है कि उनमें ये दिक्कत है, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते अपने गुस्से पे या फिर इरिटेशन पर। तो उन फीलिंग्स के साथ, उन इमोशंस के साथ कैसे डील करें? इमोशंस 2 ही तरह की होती हैं। एक जो प्रेम से निकलती है, दया, कॉम्पैशन, प्रेम, करुणा, और दूसरी होती है फियर बेस्ड, जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। एंगर क्या है? आपने जो एक्सपेक्टेशन लाइफ से की वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं, एंगर हो गया। स्ट्रेस क्या है? जो चैलेंज अगर आपसे बड़ा है तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। डिप्रेशन क्या है? जिसमें आपने ये मान लिया कि अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि डर से पैदा होते हैं। अब आपने कहा कि क्रोध की जहाँ तक बात की, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमोशनल मैनेजमेंट की। वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। सिर्फ एंगर नहीं है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है। जब एंगर खुद के लिए हो जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। उनके अंदर स्ट्रेस भी है, क्योंकि वो टारगेट को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रहे, बॉस को खुश नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे। तो ये चैलेंजेस भी हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये एंगर हमारे हार्ट से ओरिजिन होती है। और हार्ट कौन सा? ये हार्ट नहीं, हमारे ब्रेन के अंदर भी एक हार्ट है जिसे कि एमिगडाला कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया। और एमिगडाला को शांत करने का मैंने तरीका बताया कि आप जब मेडिटेशन करते हो तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के जो फाइबर्स हैं वो एमिगडाला पे फायर करते हैं, और वो इनहिबिटरी इम्पल्स जो होती हैं वो एमिगडाला को श्रिंक कर देती हैं, काम से रोक देती है। समझ लो कि एक रेलवे ट्रैक की तरह है जिसपे कि सिर्फ एक ही गाड़ी एक टाइम पे लग सकती है। जिस समय वहाँ पे प्रेम की गाड़ी होगी, वहाँ पे नफरत की गाड़ी नहीं चलेगी। और दूसरी चीज़ है हार्ट कॉन्शियसनेस। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है इस शताब्दी में। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर हमारा हार्ट सक्रिय ना हो तो उसके कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आती है, एंगर आता है, हम बर्नआउट करने लगते हैं। और इसका तीसरा रीज़न है कि ऑक्सीटोसिन के लेवल को बढ़ाना। जब आप मेडिटेशन करते हो, ऑक्सीटोसिन का सर्किट एक्टिवेट हो जाता है विद इन 30 डेज। और उस स्टेट में देखा गया है कि एंगर आपके लिए इम्पॉसिबल है, फ्रस्ट्रेशन इम्पॉसिबल है, स्ट्रेस इम्पॉसिबल है। क्यों? एक माँ को देखो, अपने बच्चे पे कुछ भी हो जाए क्रोधित नहीं हो पाती, वो उससे कभी भी एंग्शियस नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चे को देखकर उसकी माँ के मन में, जो ब्रेन में है, ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है, जिसके कारण कि हमारे अंदर लव की फीलिंग आती है। और जहाँ लव है वहाँ एंगर का सवाल ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं। और एंगर से आप चीज़ों को मैनेज भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ काम को डिले करता है। तो आजकल का जो युवा है वो बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में तो आ जाते हैं। शुरू में बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स ऑल रोजी, जैसे बोलते हैं हनीमून पीरियड है शुरू में, बट उन रिलेशनशिप्स को सस्टेन नहीं कर पाते। बहुत जल्दी कोई दिक्कत आ गई, कोई चैलेंज आ गया तो ब्रेकअप्स। तो ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा क्या युवा नहीं कर रहा जिससे उनकी रिलेशनशिप्स सस्टेन नहीं हो रहे? देखिए, 2 तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। एक जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
एक बात बताओ, माँ बेटे का रिलेशनशिप क्यों नहीं टूटता? बेटा तोड़ सकता है, लेकिन माँ 99.99% केसेस में नहीं तोड़ती। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है प्यार। जब हम रिलेशनशिप में किसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे, हमने भी अपनी एम्प्टीनेस के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हैं, सामने वाले ने भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखा है, तो हम दोनों के पास एक खालीपन है, तो हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या ही देगा? इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि चूंकि हम किसी को तभी दे सकते हैं जो हमारे पास हो, तो इसलिए रिलेशनशिप में जाने से पहले इस बात को मेक श्योर करें कि आप किसी एक्सपेक्टेशन से ना जाएं, क्योंकि वो डिफरेंट पर्सन है और उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि आपके हृदय में प्रेम की कमी। किसी भी रिलेशनशिप के टूटने की सबसे बड़ी वजह होती है हमारा ईगो, और ईगो को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका है अपने हृदय में प्रेम पैदा करो। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो जैसा कि मैंने बताया, नफरत नहीं होगा, आप जज नहीं करेंगे छोटी छोटी बातों पे झल्लाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं होंगे। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप प्रेम की ऊर्जा अपने पार्टनर के लिए रेडिएट कर रहे होंगे, और लॉ ऑफ एनर्जी एंड परकशन के हिसाब से जो एनर्जी आप देते हैं वही आपको वापस मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम अगर सामने वाले पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है तो भी उसके हृदय से टकराएगी, प्रेम की तरंगें उत्पन्न करेंगी, और वो कहीं ना कहीं प्रेम पैदा करके आपके पास वापस आएगा। तो सबसे पहले सेल्फ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्रॉपिंग द एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी बात कि ईगो, अहंकार, मैं, क्योंकि रिलेशनशिप में लोग इसलिए जाते हैं कि मैं इससे क्या ले सकता हूँ। जिस दिन आपने ये सवाल पूछ दिया कि मैं इस रिलेशनशिप में क्या दे सकता हूँ, उस दिन आपकी जिंदगी और रिलेशनशिप दोनों बदलने शुरू हो जाएंगे। तो सर अक्सर लोग मेडिटेशन जब करते हैं तो अफर्मेशन करते हैं, तो अफर्मेशन कैसे करने चाहिए? क्या अफर्मेशन काम करते हैं और उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमारी लाइफ में जैसा कि मैंने बताया, रिजल्ट का सोर्स हमारा इनसाइड है। हमारा इनसाइड और हमारा आउटसाइड, ये दोनों हमेशा बैलेंस में रहता है। अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो आपके अंदर तनाव पैदा होगा, और अगर कोई अच्छी सिचुएशन है, हैप्पी मोमेंट्स है, तो आप हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर आपका इनर बीइंग स्ट्रांग है तो वो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने लगता है, चेंज करने लगता है, और ये भी मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो पावर है थॉट पावर। थॉट पावर एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये थॉट हमारे अंदर इमोशंस पैदा करते हैं। ये थॉट और इमोशंस मिलकर हमारी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। आज हमारे पास किरलियन फोटोग्राफी और ऐसी तकनीकें हैं जिसके सहारे हम ऑरा को, वाइब्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। अगर हमारी वाइब्रेशन बहुत कम हो जाए तो हम बीमार पड़ने लगते हैं, बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों की मिठास खोने लगती है। और जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो सारी चीज़ें, बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं, हम लकी होने लगते हैं, सारी चीज़ें अपने पर आप हमें ढूंढ के आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है हमारे थॉट से। और एफर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा नाद है, एक ऐसा मंत्र है जो कि ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड में जाकर वो कई गुना बनकर हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन आज हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ की हमारे 90% थॉट्स नेगेटिव और 85 to 90% थॉट्स वही हैं जो रिपीटेटिव है। तो अब हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे लाइफ में कुछ नया रिजल्ट मिले, वो भी मुश्किल है। और दूसरी चीज़, हमारे 90% रिजल्ट भी जो होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे विचारों से होनी चाहिए। और कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमने 1 मिनट किया और छोड़ दिया। हमारी लाइफ उससे बनती है क्योंकि हम 24 घंटे करते हैं, और 24 घंटे हम ध्यान नहीं कर सकते। तो एफर्मेशन यहाँ काम करती है। जब आप किसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में एक टाइम में एक ही थॉट होता है। और जैसे ट्रेन का मैंने जो एनालॉजी दिया कि जब प्रेम की ट्रेन होगी तो नफरत की ट्रेन वहाँ नहीं हो सकती, स्ट्रेस की ट्रेन वहाँ नहीं हो सकती। इसके कारण जब कभी भी आप सही चीज़ों पे फोकस करते हो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करते हो, तो यहाँ 2 फायदे होते हैं। पहले तो नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है, और दूसरी ये पॉजिटिव थॉट्स आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाना शुरू करते हैं। सडनली आप लकी फील करना शुरू करोगे, सडनली आपका मूड अप हो गया। कोई कहेगा मेरे डिप्रेशन की गोलियां छूट गई, मेरी बीमारियां ठीक होने लगी। ये पावर है एफर्मेशन की। तो एफर्मेशन डेफिनेटली वर्क करता है, क्योंकि थॉट में अगर पावर है तो
तो थॉट के पावर को यूज़ करना एफर्मेशन है। सर यूथ के साथ एक प्रॉब्लम और आती है, वो ये आती है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाता। किसी ने कोई बात बताई या कोई बुक पढ़ी तो उसे लगता है कि पता नहीं ये सही भी है कि नहीं है। तो बहुत से यूथ ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं और उनको कई बार एक्सपीरियंस में बताया भी गया है। पत्री सर ने भी अपने कई वीडियो में बताया है कि आप करते रहो, कोई भी कुछ भी एक्सपीरियंस आप करते रहो, बट उनको फियर फील हुआ या कुछ भी मेडिटेशन फील हुआ, उन्होंने तो मेडिटेशन छोड़ दिया। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? जिसने मेडिटेशन को छोड़ दिया उसने मेडिटेशन को नहीं जाना। मेडिटेशन का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि प्रेजेंट मोमेंट को फेस करना। और चूंकि आपने अपने अंदर के अंतर मन को एक नर्क बना रखा है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, गिल्ट है, स्ट्रेस है, दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप इस नरक में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहते। तरीका भी वही है, ध्यान से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। कमरा अगर गंदा है तो उसका मतलब कमरा ऐसा नहीं कि रहने के योग्य नहीं, कुछ इसकी सफाई करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये कि करेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेगा तो उस समय उसे फ्रस्ट्रेशन फील होगा ही, उसे अनईज होगी, उसे डिस्कम्फर्ट लगेगा, लेकिन वो यहाँ पे किसी गुरु की सहायता ले सकता है। ऐसे सराउंडिंग के साथ रह सकता है जहाँ पे वो देखेगा कि ये भी मेडिटेशन कर रही हैं, सौम्या भी मेडिटेशन कर रही हैं, श्रिया भी ध्यान रोज करती हैं, मनीष भी ध्यान रोज करते हैं। और जब ये लोग ध्यान रोज करते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया मिरर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। हमारा ब्रेन एक स्पंज की तरह है और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट की चीज़ों को अपने आप एब्जॉर्ब करते हैं। किसी जुआरी के बेटे को ये नहीं सिखाना पड़ता कि जुआ कैसे खेलते हैं, उसी तरह से ध्यानी के इन्वायरमेंट वालों को ध्यान सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप फलित होता है। तो चेंज योर इन्वायरमेंट, नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग है कि उसके बारे में और जानो। एक रूल ये कहता है जिस चीज़ के बारे में हम जितना जानते हैं, नॉलेज इज द प्रिकर्सर ऑफ एक्सपीरियंस। किसी चीज़ को आप जितना डीपली जानोगे आपके एक्शन को लेने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बारे में रोज़ नई किताबें पढ़ो, नए एक्सपीरियंसेस सुनो, लोगों से इसके बारे में बातें करो। तो ये वो तरीके हैं जिससे कि आप मेडिटेशन को अपने लाइफ की हैबिट बना सकते हो। सर हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है, तो चलने से पहले हम आपसे वो 5 पॉइंट जानना चाहेंगे जो आज के युवाओं को फॉलो करना चाहिए। 5 पॉइंट्स, आपने तो इतना डिफिकल्ट सवाल पूछ दिया। पहली चीज़ तो ये है कि खुद से प्यार करो, क्योंकि जब सेल्फ लव होगा तो ही आप खुद के अंदर देख पाएंगे। अगर आपका घर खूबसूरत ना हो तो आपको बाहर ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन आप अपने घर को भी सुंदर बना सकते हैं, डेकोरेट बना सकते हैं। तो आपका मंदिर, आपका घर जो है वो आपका शरीर, आपका मन है। सबसे पहली बात आप इस पर फोकस करें। दूसरी चीज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन को लाइफ का एक रूटीन बनाएं। मेडिटेशन का फ़ायदा क्या होता है कि मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताना चाहूँगा अपने नाना जी के साथ। कि मैं नाना जी के साथ गया, बैलगाड़ी पे बैठ गया था, तो वो कहते थे, मैंने बोला कि बैल को आपने क्यों रखा है, बकरी जो है इसको क्यों नहीं ले जाते? वो कहते हैं कि बकरी के अंदर ताकत नहीं है कि वो उसको खींच पाए। थोड़ी देर आगे गया, मैंने देखा एक सांड बहुत ज़्यादा उछल रहा है। मैंने बोला इस सांड को इसमें जोत दो, ये अच्छे से काम करेगा। उन्होंने कहा इसके अंदर पावर तो है लेकिन इसका वर्केबल नहीं है, ये इसके साथ काम नहीं कर सकते। तो आपके ब्रेन में पावर भी होनी चाहिए और आपका ब्रेन वर्केबल भी होना चाहिए, आपकी बात को भी माने। इसके लिए जो टूल है वो है मेडिटेशन। तो दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इंटरटेनमेंट ये सब करो, लेकिन मेडिटेशन के लिए भी रोज़ समय ज़रूर दो। तीसरी बात गोल सेटिंग। आपको सही गोल सेट करना लाइफ में डेफिनेटली आना चाहिए और बड़े गोल सेट करने चाहिए, क्योंकि अयंगर साहब ये कहते हैं कि जब आप बड़े गोल्स को सेट करते हो और अचीव करते हो तो छोटे गोल्स ऑटोमेटिकली अपने आप कंप्लीट होने शुरू हो सकते हैं। फोर्थ थिंग ये है कि आप अपने गोल को अपने पर्पस के साथ और अपने पैशन के साथ कनेक्ट करना शुरू करो, क्योंकि जब आप गोल को अपने पैशन के साथ कनेक्ट करोगे तो काम ऑटोमेटिकली आपको रिवार्डिंग लगने लगेगा। आप बाहर रिवार्ड के लिए ढूंढोगे नहीं, जो आपका पाथ है वही आपका गोल बन जाएगा, जो आपका वर्क है वही आपका रिवार्ड बन जाएगा। और अंतिम पॉइंट यही है कि ये जीवन बहुत ही छोटा है, इसमें हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं सीक्रेट ऑफ लिविंग इज़ गिविंग। जब आप ये महसूस करोगे कि किसी खाने को आपके पास लाने के लिए हजारों लोगों की मेहनत लगी है, इस धरती ने कितना सूरज की रोशनी हमें दी है, इस धरती ने हमें कितना कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में ग्रैटिट्यूड आएगा
और कहीं ना कहीं आप भी सोचोगे कि आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस धरती को रहने के योग्य बनाएं, इस प्लैनेट को सुंदर बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ सर्विस, बाय मीन्स ऑफ शेयरिंग समथिंग, बाय मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग फॉर समवन। आपको कोई बिल गेट्स बनने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत मिलियंस की चैरिटी करो, या वॉरेन बफेट बनने की ज़रूरत नहीं है, नारायण मूर्ति बनने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करा सकते हो, किसी बच्चे को एक सही रास्ता दिखा सकते हो, कोई किताब पढ़ के उसकी विजडम को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि धरती रहने के लिए एक बेहतर जगह बने। और जब आप ऐसा करेंगे तो लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो आप देते हो वो आपको वापस मिलनी शुरू हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लैरिटी मिली। और एक आपका जो जिस तरीके से आपने बैलेंस करना सिखाया, वो चीज़ मेरे को एकदम मेरे दिमाग में छप गई है कि जितने पहिए बढ़ते जाएंगे उतनी साइकिल अच्छी चल जाएगी। तो उससे आसान तरीके से कोई नहीं, मेरे को नहीं लगता कि समझ सकता है कि बैलेंस ईजिली होगा और उससे लाइफ ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो ये बहुत बड़ा एक अब सीख मेरे दिमाग में छप गई है, तो उसके लिए थैंक यू। थैंक यू पीयूष जी। बहुत सारे टेक अवेज थे, बट मेरे लिए जो एक की टेक अवे था वो ये था कि कोई भी काम करो, अगर वो पैशन से फ्यूल्ड है तो कोई कुछ भी कहे आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपकी आत्मा को सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगी अगर आप वो काम नहीं करोगे। तो अगर कोई आपको जज कर रहा है, कोई आपके फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है, इट विल नॉट मैटर एज लॉन्ग एज आप अपने पैशन को ढूंढ के उसकी तरफ बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। तो जो आपको हासिल करना है आप डेफिनेटली हासिल करोगे। मैं पीएमसी हिंदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, इतना बड़ा एक मंच बनाया जहाँ पे कि ऐसी बातों को डिस्कस किया जाता है। और यूथ जिनके पास एनर्जी तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो उन्हें डायरेक्शन देने का काम किया गया, उनकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने का काम किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें, स्पिरिचुअलिटी के दिए घर घर में जलाएं, सारे दिलों में जलाएं। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाला और कई सारे ज्ञान की बातें बताई और काफ़ी नॉलेजेबल बातें बताई, जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी थी और कहीं ना कहीं साइंस से भी जुड़ी हुई थी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे चैनल पे आए, अपना टाइम दिया। और अपने युवा साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए जो हमारे युवा साथियों के थे। ब्रह्म ऋषि पत्रिजी जी कहते हैं, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता, सब कुछ तुम्हें अंदर से सीखना है और आत्मा से अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप सब मेडिटेशन करेंगे, सही राह चुनेंगे और युवा जो ऊर्जा है उसको सही दिशा देंगे। इसी के साथ हम अलविदा कहेंगे और आप पीएमसी हिंदी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।